है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में 18/12/2023 को एग्जाम में पूछा गया था आप लोगों का। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, एग्जामिनर की नजर में है, तो हो सकता है आगे में आपसे पूछ लिया जाए। देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसको हम लोग शॉर्ट में मुस्लिम लीग भी कह देते हैं, इसने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग की थी, सेपरेट पाकिस्तान की मांग की थी कि अलग पाकिस्तान मिलना चाहिए। तो यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं यहां पर में, ठीक है। मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि 22 तारीख से लेकर 22 से 24 मार्च, ठीक है, 1940 को लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था। लाहौर में इंडियन मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसका एक अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। उनकी अध्यक्षता में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसको लाहौर रेजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाहौर रेजोल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर में जो लाहौर रेजोल्यूशन है फ्रेंड्स, आप लोगों का ये पास किया गया यहां पर में, ठीक है। किसके अध्यक्षता के अंदर में? जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनकी अध्यक्षता के अंदर में पास किया गया। इस लाहौर अधिवेशन के अंदर में क्या बात की गई थी? लाहौर अधिवेशन में या लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर में बात की गई थी कि एक अलग देश बनाया जाना चाहिए जो कि इंडिया से जो है, जहां पर में मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर में हो। तो ये मांग कब की गई थी आपकी? 22 से लेकर 24 मार्च के बीच में, 1940 में जो अधिवेशन हुआ था। तो 23 तारीख को ये रिजोल्यूशन जो है फ्रेंड्स पास किया गया था। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। कौन सी तारीख को पास किया गया था? 23 तारीख को। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर में कौन सा था यहां पर में, ये साल कौन सा था पाकिस्तान की मांग की गई थी लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर में? 1940 में, ठीक है, 1940 में 23 मार्च था वो। यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों को 23, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, 23 मार्च, ठीक है, 1940। इसी वजह से पाकिस्तान डे मनाया जाता है। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, पाकिस्तान डे मनाते हैं लोग 23 मार्च को, ठीक है, क्योंकि इसी दिन लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान डे 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था फ्रेंड्स, आपका लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो लाहौर, ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन इसी दिन पास हुआ था, ठीक है। और एक चीज बात आपको दो चीजें बताना चाहूंगा, थोड़े सा हाई लेवल है, लेकिन अगर आप लोगों ने याद रख लिया फ्रेंड्स तो आप लोगों को काम आएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आप लोग याद रखोगे, ठीक है। जफरुल्लाह खान और AK फजलुल हक, ठीक है। तो जफरुल्लाह खान, जिसको M जफरुल्लाह खान भी आप लोग कहते हो, मोहम्मद जफरुल्लाह खान नाम था उनका पूरा, जफरुल्लाह, ठीक है, जफरुल्लाह खान, इन्होंने इसको लिखा था, ठीक है, प्रिपेयर किया था, प्रिपेयर्ड एंड रिटर्न बाय, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था इसको? पाकिस्तान रिजोल्यूशन को किसने लिखा था? M जफरुल्लाह खान ने। हाई लेवल क्वेश्चन आप लोगों का, M जफरुल्लाह खान ने ये लिखा था लाहौर रिजोल्यूशन कि हम पाकिस्तान की अलग जो है वो डिमांड कर रहे हैं उसको लेकर। और उसके अलावा फ्रेंड्स, इसको प्रस्तुत किसने किया था, प्रेजेंट किसने किया था? प्रेजेंटेड बाय, ठीक है, या किसने उसको प्रस्ताव को रखा था? ठीक है, तो फजलुल हक ने रखा था, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। AK फजलुल हक नाम था उनका पूरा, फजलुल हक, ठीक है। उस समय में एक और चीज आपको बता दूं, अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो, ये फजलुल हक बंगाल के प्रधानमंत्री के रूप में, प्रीमियर के रूप में भी काम कर चुके थे ये एक समय में, ठीक है, क्योंकि उस समय में प्रीमियर होता था ना 1937 के चुनाव के बाद में। तो किसने लिखा, किसने था ये? तो रिटन बाय जफरुल्लाह, ठीक है, M जफरुल्लाह खान, और प्रेजेंटेड बाय AK फजलुल हक। ये लाहौर रेजोल्यूशन जिसमें पाकिस्तान की डिमांड की गई थी, 23 मार्च 1940 को पास हुआ था ये रेजोल्यूशन लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में। तो वही क्वेश्चन आप लोगों से देखिए TRE 2 के अंदर में पूछा गया 18/12/2023 के अंदर में कि कब पाकिस्तान की मांग की गई थी? तो 23 मार्च 1940 को, ठीक है। अब याद रहेगा। अब मैं कभी भी पूछ लूं आप लोगों से, तैयार है सभी के सभी लोग? ठीक है, यहां पर मैं देखिए फ्रेंड, इतने स्पीड से बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको कमेंट में लिख रहे होंगे ताकि आपको याद होती जाए चीजें, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस होंगी, आप लोग जब लिखोगे आपके सारे सेंसेस काम करेंगे, तो आप लोगों के लिए अच्छा है ये चीज, ठीक है। और ये आप लोगों को फ्रेंड्स कोर्स के अंदर में जो ई बुक है मैंने उसी में से लिया, आप लोगों को, आप देख सकते हो पूरी के पूरे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। ये दानिश जो वाटरमार्क लगा हुआ है उसी में से आप देख भी सकते हो इसको। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इन विच ईयर डिड द मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस हैपन? ये क्वेश्चन आपका TRE 2 में आया था, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन TRE 3 में भी पूछा आप लोगों का, जो लीक पेपर था उसके अंदर में भी। अब मैं इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात तो मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड, ठीक है, बहुत ही एक फेमस है फ्रेंड्स। आप लोगों को पता है कि किंग्सफोर्ड करके एक मैजिस्ट्रेट थे, उनके ऊपर में बम फेंका गया था। किसके ऊपर में बम फेंका गया था? ठीक है, किंग्सफोर्ड के ऊपर में, किंग्सफोर्ड के ऊपर में बम फेंका गया था।
लेकिन ये बच गया। ये एक मैजिस्ट्रेट था। क्या था ये? मैजिस्ट्रेट था, जो भारतीयों के खिलाफ हमेशा फैसले देता था। तो इसके ऊपर में बम फेंकने की कोशिश की थी। किसने की थी? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर में, प्रफुल्ल, अलग कलर से लिख देते हैं। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, और खुदीराम बोस। लिखो आप सभी लोग, खुदीराम बोस। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि प्रफुल्ल चाकी जो थे, इन्होंने क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। ये बोल रहे थे कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, तो क्या किया इन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये याद रखना आप सभी लोगों ने, ये पकड़ा नहीं गया, सुसाइड कर लिया था। और इनको जो है फ्रेंड्स पकड़ के क्या किया? फांसी दे दी गई थी। किसको? खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये भी याद रखना आप लोगों ने, इनको फांसी दे दी गई। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किसको फांसी दी गई थी मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस के अंदर में? ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? जल्दी से बता दीजिए, जितने भी लोगों को याद है कि ये क्वेश्चन आया था खुदीराम बोस वाला, कि किसको फांसी दी गई थी, तो आप लोग हाथ ऊपर करके बता दीजिए जी सर याद आ गया है करके। तो मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस हुआ कब था? ये अब क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। तो ये हुआ था केस आपका 1908 के अंदर में। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ओके, काफी सारे लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे, और उसी केस के अंदर में जो है फ्रेंड्स आपके जो हमारे एक गरम दल के जो नेता थे हमारे, ठीक है, अरबिंदो घोष जी, वो भी गिरफ्तार हो गए थे। चित्तरंजन दास जी ने उनको बचा लिया था। और एक और चीज आप लोगों की, अलीपुर बॉम्ब या फिर ये जो मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस जिसको कहते हैं हम लोग, इसके अंदर में कौन शामिल था? तो अनुशीलन समिति, अनुशीलन, सभी लोग लिख दो, अनुशीलन समिति शामिल थी इसमें, समिति। ठीक है, ये भी लिख दीजिए आप सभी लोग, अनुशीलन समिति ने इसको अंजाम दिया था। हर कोई बच्चा लिख देगा जल्दी जल्दी से। 7 मिनट 1400 बच्चे जुड़ चुके हैं, क्या बात है, डबल एकदम। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ पर। मैं और भी बहुत सारी चीजें आपको बताता हूँ। मैं क्या इससे रिलेटेड लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं? कितने लोग तैयार है? मुझे बता देंगे अगर आप चाहते हो कि सर इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज लास्ट में, और जो टेस्ट आपकी होने वाली है, ठीक है, जो आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उसमें भी आप लोगों से मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी उसके अंदर में, पकड़े जाने से पहले ही बोले कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा करके। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल का मतलब देखो, मैं हमेशा बताता हूं आपको ट्रॉपिकल का मतलब होता क्या है, ध्यान से समझना आप लोग। ट्रॉपिकल का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये हमारी पृथ्वी मान लीजिए, और ये 0 डिग्री वाला हमारा क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के यहां पर में कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ठीक है, कर्क और मकर रेखा के बीच में जो है आप लोगों का एरिया, ठीक है, इसको आप लोग ट्रॉपिकल जोन बोलते हो, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से दो रेखाओं के बीच में है? ये आप लोगों से मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसको कहा जाता है? ट्रॉपिकल जोन कौन से दो रेखाओं के बीच में है? कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा का डिग्री बता देंगे आप, और मकर रेखा की भी, नॉर्थ साउथ दोनों के साथ में। तो आटाकामा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, कौन सा वाला जो है आप लोगों का इसके अंदर में से उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग जो है फ्रेंड्स इनके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से इस पर्टिकुलर इसके अंदर में, आपका जो साउथ अमेरिका में आटाकामा डेजर्ट है आप लोगों का, कौन सा? आटाकामा डेजर्ट। ठीक है, यहां पर मैं साउथ अमेरिका के अंदर में, मैं एक छोटा सा आप लोगों को इधर में बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर में इस तरीके से है आपका, और यहाँ पर में है आटाकामा डेजर्ट, आटाकामा डेजर्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल है यहाँ पर में आप लोगों का। साउथ अफ्रीका के अंदर में, यहाँ पर में अफ्रीका के अंदर में, यहाँ पर में आप लोगों को जो है कालाहारी डेजर्ट मिलेगा। यहाँ पर में कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका के अंदर में है। ठीक है, बट जो गोबी डेजर्ट है आप लोगों का, ठीक है, गोबी ये इधर में है, कलर इधर ले लेते। गोबी जो है आप लोगों का ये टेम्परेट है, शीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाने वाला है गोबी। तो गोबी नहीं है, लेकिन दो तो है ना आपके, ये है और ये भी है। ठीक है, आटाकामा डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट भी है आपका। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। अब ध्यान से समझना फ्रेंड्स, ये कौन कौन से महाद्वीप में है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो एक पॉइंट ये भी लिख ही लेते हैं हम लोग, अब इतना खर्चा हो गया है तो। ठीक है, आटाकामा डेजर्ट जो है आप लोगों का साउथ अमेरिका में है। लिखो सभी लोग, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका सबसे ज्यादा सूखा, सबसे शुष्क, सबसे जो है ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है? सबसे सूखा डेजर्ट आटाकामा डेजर्ट है। कालाहारी डेजर्ट एस्टेट की एग्जाम में आ चुका है ये आपका अफ्रीका में मिलेगा आपको, अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से के अंदर में। गोबी डेजर्ट एशिया के अंदर में मिलेगा आपको, एशिया में। और कहां पर में है ये आपका? चाइना और मंगोलिया के बीच में, चाइना प्लस मंगोलिया में, मंगोलिया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट से याद रखना है आपने। अच्छा, गोबी डेजर्ट किस प्रकार का डेजर्ट है? अब चलो ये बता दो आप सभी लोग। ठीक है,
आप लोगों से पूछा जा सकता है ना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों ने। डिफरेंट, मैं ये आपको ये दे रहा हूं, लेकिन ये कल आप सभी के सभी करके आएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं इसको जो है ना आप लोगों का टेलीग्राम जो है, टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम, ठीक है, उस पर भी डलवा दूंगा। टेलीग्राम के ऊपर में टीचिंग परीक्षा आप सर्च कर लेना, उस पर मिल जाएगा आप लोगों को। तो तुजू के बाबुरी, ये बाबर की आत्मकथा है, ठीक है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। कौन थी गुलबदन बेगम? गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं की सिस्टर थी, ठीक है। गुलबदन बेगम हुमायूं की सिस्टर थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तुजू के जहांगीरी, जहांगीर ने खुद लिखी है। तो केवल 2 ऐसे बुक्स है, ठीक है, जो कि इन्होंने खुद ने लिखी है। 2 बादशाह ऐसे हुए जिन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। एक था जहांगीर और एक था बाबर, ठीक है। खुद की लिखी, अदरवाइज नहीं लिखी है खुद की उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट वाला, जो मैं आपको 2 बुक्स जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है आपके लिए, शाहजहां नामा किसने लिखी है। हर एक बच्चा अभी के अभी लिखेगा शाहजहां नामा किसने लिखी है। इनायत खान ने, ठीक है, इनायत खान, शाहजहां नामा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन आपका, शाहजहां नामा, इनायत खान, ओके। उसके बाद में फ्रेंड्स आलमगीर नामा किसने लिखी है। आलमगीर किसको कहा जाता था? आलमगीर औरंगजेब का नाम था, आलमगीर, ठीक है। तो आलमगीर औरंगजेब का नाम था, इसी वजह से औरंगजेब का इतिहास है इसके अंदर में, औरंगजेब के पहले 10 साल का इतिहास। आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम ने लिखी है। ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बुक्स है। कभी भी किसी भी जीएस में, या फिर आपका अगर किसी का हिस्ट्री है तो उसमें, या कोई और भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो उसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको सभी के सभी लोग लिखेंगे कमेंट के अंदर में, आपके ही भलाई के लिए। आप लोग जब लिखते हो ना, आपका माइंड में न्यूरॉन्स बनते हैं, हाथ से लिखते समय आपका माइंड, आंखें उसको देखती है, ज्यादा कंसंट्रेशन लगता है। तो शाहजहां नामा, इनायत खान, ठीक है, आलमगीर नामा, ठीक है, मोहम्मद काजिम। एक बार मैं छुटकू को लेकर आना चाहूंगा यहाँ पर में, कि देखते कि कुछ क्वेश्चंस अगर यहाँ पर में एक आध बन पाए हमारा यहाँ पर में, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तुजू के जहांगीरी। जहांगीरी, तुजू के जहांगीरी का लेखक कौन है? जहांगीर, बाबर, गुलबदन बेगम, इनायत खान, ठीक है। तो तुजू के जहांगीर, जहांगीर ने अपनी खुद की आत्मकथा खुद से लिखी है, ठीक है, खुद से लिखी है। बाबर और जहांगीर ऐसे जिन्होंने खुद ने लिखी है। तो जहांगीर, तुजू के जहांगीरी, जहांगीर, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम इससे जनरेट करवा लेते हैं यहाँ पर में, विच बुक प्रोवाइड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। बाबर की ऑटोबायोग्राफी कौन बनाती है? तुजू के बाबुरी, ठीक है, तुजू के बाबुरी। नेट जो है यहाँ पर में क्लास का, चलिए आई थिंक अब आ रहा है आप लोगों के पास में, ठीक है, चलिए। उसके बाद में एक और क्वेश्चन इससे जनरेट करवा लेते हैं ताकि याद हो जाए। शाहजहां नामा के अंदर में क्या लिखा है? तो शाहजहां नामा के अंदर में शाहजहां के बारे में जानकारी दी गई है आपको, ऑटोबायोग्राफी ऑफ शाहजहां, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर में बन जाए, फिल इन द ब्लैंक। हुमायूं नामा वाज रिटन बाय। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हुमायूं नामा किसने लिखा है? आप लोग जल्दी से लिखिए, इसके आंसर बताने के पहले लिखिए आप लोग, हुमायूं नामा किसने लिखा है। तो यहाँ पर मैं अगर आंसर चेक करूँ यहाँ पर में, तो गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम ने, ठीक है, गुलबदन बेगम ने। और कोई क्वेश्चन यहाँ पर में जनरेट कर पाए हम लोग यहाँ पर में, हु इज द ऑथर ऑफ बुक आलमगीर नामा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको सेव एज स्लाइड भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपके जो भी बच्चे हैं जो जिनको ऐप में, आपको पता ही आपको टीचिंग परीक्षा के ऐप में पीडीएफ मिल जाती है, तो ऐप डाउनलोड कर लेना आप सभी लोग वहां पर में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आलमगीर नामा। तो आलमगीर, मोहम्मद काजिम, जहांगीर, बाबर, इनायत खान। आलमगीर नामा, मोहम्मद काजिम, प्लीज याद रख लीजिए आप सभी के सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद काजिम, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत सारे बार देखा ये आलमगीर नामा वाला क्वेश्चन, और साथ ही साथ आप लोगों का शाहजहां नामा वाला भी, ठीक है, इनायत खान। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है ऐसे करते करते मैं आपको सारे के सारे ही पॉइंट्स धीरे धीरे याद करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है आप लोगों के जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी मैं करवा देता हूँ। जैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में सेलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट, ये क्या है? सेलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट क्या चीज है, समझो इसको, ठीक है। आप लोगों को एक चीज और भी समझनी है यहाँ पर में, याद रखना है आप लोगों ने, सेलेक्टाइट वर्सेस स्टैलेग्माइट पूछा जा सकता है आप लोगों से। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है ना कि मैं इमेज के थ्रू दिखाता हूं आप लोगों को, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पर मैं आप लोग देखिए, अगर हम यहाँ इसको थोड़ा सा जूम कर पाए, ठीक है, तो मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से आ जाइए आप लोग, बाकी चीज को छुपा देते हैं अपन। यहाँ पर मैं आप लोग देखोगे फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरीके से ये छत के ऊपर से जो चीजें टपक रही है, ठीक है, ये जो क्या होता है ना, सॉल्ट और जो मिनरल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये छत से पानी के रूप में टपकते रहते हैं, इसको कहते हैं सेलेक्टाइट,
ठीक है, सेलेक्टाइट जो ऊपर से टपक रहा है, टप 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 टप, और टपकते टपकते जम जाता है यहाँ पर में, अरे भाई मैं तो थक गया यार, मैं नहीं टपक रहा, जाओ मैं हवा में लटका रहूंगा, तो वो जम जाता है हवा में। तो ये जो ऊपर से लटका हुआ होता है छत से, ठीक है, हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द केव, ठीक है, जो सीलिंग जो छत होती है उसके उससे जो है चिपका हुआ रहता है, ऐसे उल्टा लटका हुआ रहता है, चमकादार टाइप का, मतलब लटका रहता है, मतलब वो पानी के साथ में मिनरल से जम गए टपकते टपकते, ठीक है, उसको सेलेक्टाइट बोलते हैं, सेलेक्टाइट। ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि चमगादड़ जो है वो फुल पी के टाइट है और उल्टा लटका हुआ है, हाँ भाई तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई कम्मो टाइप का, वो लटका हुआ है, सेलेक्टाइट, टाइट होके है। ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। एक होता है आप लोगों का इसका उल्टा, ठीक है, स्टेलेग्माइट, ठीक है, स्टेलेग्माइट जो है फ्रेंड्स इसका उल्टा होता है, वो नीचे की तरफ से होता है, यहाँ पर मैं इस तरीके से देखिए, जो पानी नीचे में टपक रहा है धीरे धीरे, उसका एक दूसरे के ऊपर में जमते 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 बड़ा हो गया। अब ये कम्मो है समझ लो आपकी, ठीक है, वो देखो बढ़ रही है यहाँ पर में, वो बेचारा देखो ये उल्टा लटका हुआ है टाइट होके, क्यों तुम मुझे छोड़ के चली गई कम्मो, और वो देखो लड़का बेचारा उल्टा लटक गया टाइट होके, और यहाँ पर में इसकी ग्रोथ हो रही है बराबर से, ठीक है, स्टेलेग्माइट। ओके, ये याद रख लेंगे आप सभी लोग, स्टेलेग्माइट। तो स्टेलेक्टाइट, ये भी क्वेश्चन देखो, मैं इसलिए आप लोगों को कॉमेडी वे में बता रहा हूँ इस चीज को, ताकि आप लोग जो है अगर एग्जाम के अंदर में आए आपका, तो आप लोग थोड़ा सा कॉमेडी वे में लगा सके। हो सकता है कि लड़की बेचारी जो है वो इधर से पी के टूरने लड़की वो है, क्यों तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए राजू, और इधर में राजू ग्रोथ कर रहा है, बस जस्ट समझने के लिए आप लोगों को, ठीक है, ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। ओके, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये है, ठीक है, नीचे में ऐसा एक के ऊपर एक टुप 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 जमा होते जाता है वो यहाँ पर में। ओके, उसको स्टेलेग्माइट कहते हैं, और जो ऊपर से लटका रहता है उसको स्टेलेक्टाइट कहते हैं, टाइट, ठीक है, पी के टाइट है, वो एक गाना आया था ना, जुगनी पी के टाइट है, वो वैसा वाला, तो टाइट है, तो स्टेलेक्टाइट लटका हुआ है उल्टा मस्त पैकी। ओके, स्टेलेक्टाइट लटका हुआ है, स्टेलेग्माइट जो है वो है आपका, ये किसके वजह से होता है आपका, ठीक है, बर्फ की वजह से होता है, भूमिगत जल की वजह से होता है, विंड एक्शन की वजह से होता है, किसके वजह से होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो है ना, केव्स के अंदर में जो भूमिगत पानी होता है उसकी वजह से होता है, पानी जो जम जाता है, पानी के अंदर में जो मिनरल्स होते हैं वो सारी चीजें होती है वो उसके अंदर में रहती है, और पानी वो जम जाता है आप लोगों का, ठीक है, पानी के कारण, तो भूमिगत जल के कारण होता है ये आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, टिप टिप बरसा पानी, वो वाला है आप लोगों का, नोकीले सिरे होते हैं इन लोगों के, नोकीले सिरे दोनों के, ठीक है, तो पानी के कारण होता है, ये याद रखेंगे आप लोग, वाटर ड्रिपिंग के कारण जो आपकी केव्स होती है उसके अंदर में, तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट याद रखेंगे। क्या मैं उसको इस क्वेश्चन को जो है आप लोगों का थोड़ा सा ट्रिकी करके आप लोगों के लिए टेस्ट में डाल दूं इसको, अगर आप लोग कहोगे तो इसको डाल देंगे। कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, समवर्ती सूची, ओके, ये कौन सी अनुसूची में है, देखिए कॉन्करेंट लिस्ट की अगर मैं बात करूं, आपसे बोला गया कि कौन सी अनुसूची में है, शेड्यूल आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि टोटल 12 शेड्यूल है हमारे संविधान में टोटल, ठीक है, अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग बातें लिखी गई है। जो 7वें नंबर का शेड्यूल है हमारा, 7वें नंबर का शेड्यूल, उसमें काम का बंटवारा किया गया है, केंद्र सरकार के काम, ठीक है, संघ सूची भी बोलते हैं इसको, राज्य सूची राज्य सरकार के काम, और एक है आप लोगों की समवर्ती सूची। समवर्ती का मतलब होता है जिसके अंदर में दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं कानून, 7वीं अनुसूची में दिया है। तो समवर्ती सूची जो है आपकी, जो कि 7वीं अनुसूची के अंदर में दी गई है, ये आपका कौन से देश से लिया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ठीक है, पावर का बंटवारा जो है 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है, और ये लिया गया है समवर्ती सूची का कंसेप्ट आपका ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से, ये भी क्वेश्चन आता है बार बार, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे सभी के सभी लोग। आप लोग देख सकते हो, मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ आपको, हिंदी में भी आप देख सकते हो, समवर्ती सूची आप लोगों को यहाँ पर में मिल जाएंगी, और यही सेम जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है ना, ये पूरा लिस्ट आपको आपके जो इमेज वाला सेक्शन है उसमें दे दी गई है, इमेज सेक्शन में, ठीक है, ऐप में आप जाएंगे, टीचिंग परीक्षा का ऐप, टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, उसमें इमेज वाला जो सेक्शन है ना उसके अंदर में सारी दी गई है, और उसके ऊपर में टेस्ट भी दी गई है आप लोगों को, टेस्ट भी है उसके अंदर में, तो उसको कर लेना थोड़ा सा, आप हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। जैसे कि एक और इंपॉर्टेंट वाला है आपका, वो है आपका 4थी अनुसूची, 4th जो सूची है उसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा दिया गया है। तो ये 2 पॉइंट मैंने क्या लिखे हैं बता सकते क्या, मैंने यहाँ पर मैं जो लिख के रखा हुआ है यूपी और बिहार, मैंने क्या लिखा है उसमें, मतलब क्या है, आप अपना लॉजिकल रीजनिंग इस्तेमाल करो अपने दिमाग की, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग यहाँ पर में, हमने ऐसा मैंने क्या लिखा है यहाँ पर में, यूपी 31 बिहार 16, क्या लिखा है उसमें मैंने, ये आप लोग बताइए क्या है वो। तो 4th शेड्यूल में हर राज्य के अंदर में कितनी राज्यसभा की सीटें रहेंगी हर राज्य से, ठीक है, तो यूपी के अंदर में 31 है और बिहार में 16 है, तो ये मेंशन कहाँ किया गया है, 4थी अनुसूची के अंदर में, ये इसका मतलब है।
ओके, पांचवी अनुसूची अनुसूची छठवीं अनुसूची ये सब भी पूछते आपसे। ठीक है, पांचवी अनुसूची के अंदर में शेड्यूल्ड एरियाज जो है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो एरियाज है, अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जो जनजाति होती है उनके एरियाज को कंट्रोल करने के लिए उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। छठवीं अनुसूची में स्पेशली आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चार जो पूर्वोत्तर राज्य है उनके बारे में जानकारी दी गई है आप लोगों को, ट्राइबल एरियाज के, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहेगा, उनके कुछ स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं। तो पांचवा और छठवा मिलता जुलता है, लेकिन ये नॉर्मल है। इन राज्यों को छोड़कर, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर बाकी जो भी शेड्यूल्ड एरियाज है, आपके ट्राइबल एरियाज है, उनके बारे में उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलेगा वो पांचवें नंबर में दिया गया है। छठवें नंबर में स्पेशली इन चार राज्यों के कुछ अलग है प्रावधान इसमें इनके, तो इसी वजह से अलग से रखा गया है इनको, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, AMTM याद रख लेना आप लोग, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए, बाकी जो है फ्रेंड्स आठवीं अनुसूची में 22 भाषा है आपकी, वो भी आप लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर में और भी कुछ क्वेश्चन है हमारे, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों का। इंक्रीज्ड आरबीसीज इन द ब्लड लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड, रक्त में बढ़े हुए आरबीसी को क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा आरबीसी हो गया आपके बॉडी के अंदर में, ठीक है, आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उनको क्या कहा जाएगा? देखिए, अगर आपके बॉडी के अंदर में आरबीसी जो लाल रक्त कोशिकाएं है, रेड ब्लड सेल्स, उनकी संख्या बढ़ जाए तो उसको कहा जाता है पॉलीसीथिया। क्या बोलते हो आप लोग उसको? ठीक है, पॉलीसीथिया बोला जाता है, पॉलीसीथेमिया बोला जाता है इसको। पॉलीसीथिया एक कंडीशन है जिसके अंदर में आप लोगों का लाल रक्त कणिकाएं कम हो जाती है, और वो जो बीमारी होती है उसको कहा जाता है पॉलीसीथेमिया। ठीक है, पॉलीसीथेमिया उस बीमारी को बोलते हैं फिर। ओके, तो इसको थोड़ा याद रखना है आप लोगों ने। पॉली का मतलब ये होता है कि ज्यादा, एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जा रहा है यहाँ पर में। अगर लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाए, ठीक है, जब कमी होती है आरबीसी की तो एनीमिया होता है, और ज्यादा हो जाए आप लोगों का तो वो पॉलीसेथीमिया होता है, पॉलीसेथीमिया आप लोगों का। ल्यूकेमिया एक तरीके का जो है आपका कैंसर है, ब्लड कैंसर, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं टूटकर, मतलब मल्टीप्लाई होने लगती है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से टूटकर मल्टीप्लाई होने लगती है लाल रक्त कणिका है, वो ल्यूकेमिया होता है आपका, एक प्रकार का कैंसर है ल्यूकेमिया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, ल्यूकेमिया को। तो दोनों पॉइंट है आप लोगों के जो एग्जाम के अंदर में पूछ ले, आप लोग उसका आंसर कर देना फटाक से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, ये पूरा लिख भी दिया है यहाँ पर में। आरबीसी जो है आप लोगों का पॉलीसिथेमिया, आरबीसी अगर ज्यादा हो जाए तो पॉलीसिथेमिया कहा जाता है उसको, अगर लेस हो जाए, कम हो जाए तो इसको एनीमिया कहते हैं आप लोग। पॉलीसिथेमिया जो है एक, ये भी एक प्रकार का ब्लड कैंसर है आप लोगों का। और जो ल्यूकेमिया है जिसके अंदर में रेड ब्लड सेल्स जो है आपके मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, वो भी आप लोगों का एक प्रकार का क्या है? ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा होता है आप लोगों का परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया या एक ऐसा जो है एनीमिया आपका, खून की कमी, जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन B12 अवशोषित करने की क्षमता नहीं रहती आपके ब्लड के अंदर में। तो विटामिन B12 नहीं रहेगा तो भी एनीमिया आप लोगों को हो सकता है। ठीक है, उसको परनीशियस एनीमिया कहा जाता है। एक एक क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स इसके ऊपर में आप लोगों का बन सकता है, जैसे एक आध में अगर छुटकू से यहाँ पर मैं एक आध क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, तो आप इसको भी देखिए। चलिए, आप लोगों की जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली आंसर आ रहे हैं यहाँ पर में। सेकंड वाला क्या है सर? कौन सा वाला सेकंड वाला? चलिए, व्हाट कंडीशन ऑकर्स व्हेन देयर इज एन एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है आरबीसी का, तो उसको क्या कहते हो आप लोग? ठीक है, उसको पॉलीसीथीमिया कहते हैं आप लोग, है ना, यहाँ पर में पॉलीसीथीमिया। तो ये अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर में। एक आध क्वेश्चन और जमा करके देख लेते हैं यहाँ पर में उससे। इन विच कंडीशन डज द मैरो, मतलब जो आपकी मज्जू होती है ना यहाँ पर में, बोन मैरो, ठीक है, वो क्या करती है? बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स को वो कर देती है, जब पैदा करती है, बहुत सारा प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है आप लोगों का ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं आप सभी लोग? ठीक है, तो उसको भी पॉलीसीथीमिया कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर में रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है आप लोगों का। और किसी ने पूछा कि सर ये सेकंड वाला क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर में ब्लड रुकता नहीं है। ठीक है, ब्लड का जो रुकाव है, जो चोट लग जाए तो क्लॉटिंग नहीं हो पाती। अगर चोट लग गई तो बहुत सारा ब्लड बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा आपका। ठीक है, खून बहता रहेगा। तो जिसको भी हीमोफीलिया है वो कभी भी जो है ना यहाँ पर में
भाई प्यार वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो पता चले तुमने कुछ काटपीट की, ठीक है, कि ऐसा किया है आपने जोश जोश में आकर कि चलो मैं तुझे सिंदूर लगा देता हूँ, ऐसा काटा और लगा दिया यहाँ पर मैं सिंदूर, और यहाँ पर मैं पता चले अरे ब्लड ही नहीं रुक रहा, वो लड़की बोलेंगी पागल लड़के क्या किया तूने ये, ठीक है। तो ये सब हरकतें मत करना हीमोफीलिया अगर किसी को है तो। हीमोफीलिया के अंदर में बेसिकली ब्लड वगैरह आपका रुकता नहीं है, हीमोफीलिया ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती आप लोगों की, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आगे में आपको किसी भी एग्जाम के अंदर में जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों का। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था, ठीक है, मुक्ति दिवस, ठीक है, मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस, ऐसी किस चीज से मुक्ति मिल गई थी भाई, ठीक है, जिन्ना साहब को कौन सी मुक्ति मिल गई थी ऐसी जो मुक्ति दिवस उन्होंने मनाया, ठीक है। चलिए अब देखिए ऑप्शन नंबर एफ भी मैंने यहाँ पर मैं डाल दिया था, क्योंकि कुछ हो सकता है इस दिन भी कुछ ना कुछ हुआ हो, तो बता दीजिए क्या हुआ था ऐसा इस दिन, आप लोग बता देंगे जल्दी जल्दी से। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है फ्रेंड्स और आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे सेशन हो, तो टीचिंग परीक्षा के सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे बहुत सारे सेशंस मिलते हैं। डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, अलग अलग तरीके से जो है ना पूछे जा सकते हैं, तो मैं एक एक करके आप लोगों को सारे के सारे याद करवा ही रहा हूँ ऐसे भी, ओके। चलिए तो मैं आप लोगों को एक बार ना दिखाने की कोशिश भी करता हूँ एक मैप के अंदर में, जस्ट अ सेकेंड। पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं। एक मैप आप लोगों के लिए लगा रहा हूं ताकि आप लोग इसको देख सके कि किस तरीके से कहां पर में है ये, ठीक है। कौन सा वाला है ये आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है कि कौन सा मैप है, कौन सा वाला डेजर्ट है आपका, ठीक है। गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में कि किस प्रकार का डेजर्ट है। ये देखिए आप लोग, ये है गोबी डेजर्ट, ठीक है, गोबी डेजर्ट। तो ये आप लोगों का, ठीक है, यहां से मान लीजिए आप लोगों की वो लाइन जारी है, ठीक है, यहाँ से आप लोगों की जो है कर्क रेखा चली जाती है, यहाँ से आप लोगों की मकर रेखा चली जाती है। तो गोबी डेजर्ट आप लोग देखोगे तो पूरी तरह से ऊपर में, ये इसको शीतोष्ण टेम्परेट डेजर्ट कहा जाता है, टेम्परेट डेजर्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, टेम्परेट, शीतोष्ण रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान है वो, ठीक है। बाकी जो है आपका ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, सिम्सन, जिप्सन, ठीक है, ये आप लोगों के ऑस्ट्रेलिया के अंदर में है, ठीक है। चलिए आटाकामा डेजर्ट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में साउथ अमेरिका में, आटाकामा डेजर्ट। दिल्ली सल्तनत में तबाकत नासिरी की रचना किसने की थी, जल्दी से ये क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप लोग, तबाकत नासिरी की रचना किसने की थी, जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर कर देंगे यहाँ पर में। ओके तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर मैं एक इसका आंसर बता देता हूँ। तबाकत नासिरी की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फ्रेंड्स, तो तबाकत नासिरी और इसके अलावा जितनी भी आप लोगों की बुक्स है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वाली बुक्स है उसकी मैं लिस्ट आप लोगों को दे रहा हूँ। ये लिस्ट को हर एक बच्चा जो है मुझे याद करके देगा। तो तबाकत नासिरी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप लोग, मिनहाज सिराज ने लिखी थी, और इसके अंदर में बिहार का भी उल्लेख आता है, तो इसी वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों की। तो तबाकत नासिरी बिहार जो है मिनहाज सिराज ने लिखी है। उन्होंने बताया था बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, इसमें उसका वर्णन है। ये फारसी में लिखा गया है, ये याद रखना आप लोगों ने, फारसी भाषा के अंदर में लिखा गया है, और इस्लामी दुनिया का इतिहास इसके अंदर में देते हैं, और भारत का भी जब दिल्ली सल्तनत थी तो किस तरीके से हमारे जो है दक्षिण भारत की तरफ में और पूर्वोत्तर भारत की तरफ में जो है विस्तार हुआ,
दिल्ली सल्तनत का, उसके बारे में लिखा है तबाकत नासिरी के अंदर में। ठीक है, तो तबाकत नासिरी एक इंपॉर्टेंट बुक है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम दूंगा। ठीक है, उन बुक्स को आप लोगों को याद रखना है। अभी थोड़ी देर के अंदर में मैं आप लोगों को बुक के नाम दे रहा हूँ सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, तब तक हम लोग सबसे पहले, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी के सभी लोग, और मैं पोल दे रहा हूँ आप लोगों को, और देखते हैं कि कितने लोग पोल में इसका आंसर कर सकते हैं, पोल के अंदर में। जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों की तरफ में पोल भी दे रहा हूँ इसका। जी, तो आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली पोल में भी आंसर्स आ रहे हैं, और मैं जैसे देख पा रहा हूँ मैक्सिमम लोग जो है वो ए आंसर लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आंसर है आप लोगों का वो होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्यों ऑप्शन नंबर ई होगा, ध्यान से समझिए आप लोग। सन 2000 के अंदर में आपके अलग अलग राज्यों का गठन किया गया था सबसे पहले। ठीक है, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को किया गया था, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि 15 नवंबर को, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार से। ठीक है, कब हुआ था, ठीक है, वो तारीख थी 15 नवंबर। 15 नवंबर ही क्यों चुना गया, 16 नवंबर क्यों नहीं चुना गया, ये भी आप लोग मुझे बता दीजिए जल्दी से, ऐसा क्या था 15 नवंबर में। ठीक है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में, तो प्लीज इसको भी थोड़ा सा याद रखिए आप सभी लोग। इसके अलावा आप लोग ये बता दीजिए मुझे, ये एक ये भी दो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। 1 नवंबर सन 2000 को कौन सा राज्य अलग हुआ था, और 9 नवंबर सन 2000 को कौन सा राज्य अलग हुआ था, और प्लस ये भी बता देना कि कौन कौन से राज्यों से अलग हुआ था। ठीक है, कौन से राज्य से अलग होकर बना था। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहली बात का अगर मैं करूं यहां पर मैं, तो ये हुआ था छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। 9 नवंबर को आपका उत्तराखंड, जिसको पहले उत्तरांचल बोला जाता था, वो अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। और जो झारखंड है वो अलग हुआ था बिहार से। तो ये 3 पॉइंट्स भी आप लोग लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, आपके आने वाले समय के लिए याद हो जाए। आपको 3 राज्य है, यार लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए तीनों राज्य। 1 नवंबर 2000 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, सन 2000 की। 9 नवंबर जल्दी से जोड़िया मिलाने के फॉर्म में आ सकता है, और 15 नवंबर। आप सारे के सारे लोग लिख देंगे कि कौन से इसके अंदर में हुआ था, ताकि आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए ये चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए,
तो देखिए फ्रेंड्स, हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आप लोगों को बिहार के अंदर में मिलेंगी। बिहार के अंदर में कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है? जिला, डिस्ट्रिक्ट, आप लोग बताइए जल्दी से, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? इसकी स्थापना की थी फ्रेंड्स धर्मपाल ने, ठीक है, धर्मपाल। पाल वंश का एक राजा था धर्मपाल। धर्मपाल ने जो है फ्रेंड्स कुछ काम किए हैं, उसको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। जैसे कि जो धर्मपाल की अगर हम लोग बात करेंगे, धर्मपाल, ये पाल वंश का सेकंड नंबर का राजा था, सेकंड, ठीक है, किंग था या सेकंड राजा था पाल वंश का। पाल वंश की स्थापना जो है वो गोपाल ने की थी। गोपाल संस्थापक था, ये पाल वंश का संस्थापक, ठीक है, पाल वंश का। उनका बेटा था धर्मपाल। धर्मपाल ने जो है सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये याद रखना है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है या विक्रमशिला मठ है, उसकी स्थापना करवाई थी। और दूसरा उसने एक रिपेयरिंग करवाई थी, ठीक है, रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग किसकी करवाई थी उसने? तो रिपेयरिंग करवाई थी नालंदा की, नालंदा यूनिवर्सिटी की रिपेयरिंग करवाई थी। वैसे नालंदा यूनिवर्सिटी का संस्थापक कौन है, ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन बनता है, संस्थापक कौन है इसका, संस्थापक। तो इसका संस्थापक जो है फ्रेंड्स, ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने, कुमारगुप्त था, कुमारगुप्त, गुप्त वंश का कुमारगुप्त, नालंदा यूनिवर्सिटी का संस्थापक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, ये भी बता दीजिए जल्दी जल्दी से। पूना समझौते के ऊपर में हस्ताक्षर कब हुए थे? इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, पूना समझौते के ऊपर में। बीपीएससी टीआरई 2 के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है, और आगे में भी आप लोगों से पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना बन जाती है। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे सभी के सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों की देखिए कंटिन्यूअसली आंसर्स यहाँ पर में आ रहे हैं, और ऐसे ही आप सभी लोग आंसर्स करते रहेंगे सभी के सभी। और जितने भी लोग हैं, ठीक है, आंसर कर दिए। पूना समझौता, सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स, पूना समझौता हुआ किसके किसके बीच में था? तो ये समझौता जो है ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अंबेडकर के बीच में। पूना की यरवड़ा जेल में हुआ था, इसी वजह से इसको पूना समझौता बोलते हैं। हुआ क्यों था, इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड था आपका कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड का मतलब होता है कि अंग्रेजों ने जो दलित लोग थे उनको अलग निर्वाचक मंडल, अलग सेपरेट जो है रिजर्वेशन दे दिया था, हिंदुओं से अलग। मतलब कि दलित लोगों को हिंदुओं से अलग माना जाएगा, उनको हिंदू नहीं माना जाएगा, सेपरेट कम्युनिटी माना जाएगा। जो दलित, सो कॉल्ड दलित जो है ना माने जाते थे उन लोगों के लिए। तो अब जो दलित थे उनको हिंदुओं से अलग कर दिया गया, तो हिंदू और दलित में खाई हो जाएंगे, हमेशा के लिए अलग अलग समझेंगे अपने आप को। तो महात्मा गांधी जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डर गए कि यार अब ये अगर इनको बाबा जी को कुछ हो गया तो दिक्कत, फिर सब लोग बोलेंगे कि तुम्हारी वजह से मर गए करके गांधी जी। तो गांधी जी की जिद के आगे जो है बाबा साहब अंबेडकर यहाँ पर में झुक गए, और फाइनली फ्रेंड्स उन्होंने जो है क्या किया यहाँ पर में, वो उनका अनशन जो है तुड़वा दिया। तो ये घटना जो घटी थी फ्रेंड्स आपकी 1932 में घटी थी, 1932 के अंदर में, ठीक है, 1932 के अंदर में। तो 24 सितंबर 1932 इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप सभी लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? 5 मार्च 1931 को, ठीक है। ये वासु जो है इसको जो है हम यहाँ से हाइड कर देते। वासु यू हैव बीन ब्लॉक्ड, तो यू कैन गो नाउ फ्रॉम हियर, ठीक है। बेटा चले जाओ यहाँ से, मतलब चले जाओ, बेकार में तुम वैसे भी ब्लॉक्ड हो, तुम वैसे भी पढ़ने लायक हो नहीं, ठीक है, तो तुम वैसे भी जा सकते हो। तो जो बच्चे पढ़ने वाले वो पढ़ लेंगे। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? गांधी इरविन पैक्ट, गांधी अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कराची कांग्रेस का सम्मेलन, या मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो 5 मार्च 1931 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी। वो घटना है आप लोगों की, ठीक है, वो घटना है आपकी गांधी इरविन समझौता। अब गांधी इरविन समझौते के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो ये गांधी इरविन जो समझौता है आप लोगों का, ठीक है, ये महात्मा गांधी
और उस समय के जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन इनके बीच में हुआ था। लॉर्ड इरविन वायसराय थे ये भारत के उस समय के। कौन थे? वायसे रॉय। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ये जो बैठक हुई थी ये दिल्ली के अंदर में हुई थी, दिल्ली में वायसराय हाउस के अंदर में ये बैठक हुई आप लोगों की। और इसके अंदर में गांधी जी की कुछ मांगे इरविन ने मान ली और इनकी कुछ बातें गांधी जी ने मान ली थी। इसी समझौते को जो है सत्यापित करने के लिए, अप्रूव करने के लिए जो है कराची सेशन बुलाया गया था कांग्रेस का। कराची में सेशन बुलाया गया था, ठीक है, 1931 के अंदर में आपका, ठीक है, मार्च 1931 में, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्योंकि गांधी जी समझौता कर कर आए थे, तो गांधी जी अकेले समझौता तो कर नहीं सकते थे, समझौता जो किया उसको कांग्रेस की अनुमति की जरूरत थी। तो कराची सेशन बुलाया गया आनंद फानन में मार्च में ही, और इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो कराची सेशन की अध्यक्षता का लक्ष्य क्या था, मुख्य लक्ष्य क्या था? जो गांधी इरविन समझौता है उसको अप्रूव करना, गांधी इरविन समझौते को अप्रूव करना, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। तो व्हाट इज द नॉर्मल पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन ब्लड? मानव रक्त का सामान्य पीएच स्तर कितना होता है? ठीक है, कितने लोग चाहते हैं कि बड़ी बड़ी जो है यहाँ पर में मैराथन हो जाए आप लोगों का, ठीक है, वो भी बता दीजिए यहाँ पर में। हम लोग वैसे भी बिना इसके भी कोई त्यौहार वगैरह ऐसा नहीं है, आपको तो पता है कि सारी दिन क्लासेस होती है आपकी, ठीक है। तो मानव रक्त का सामान्य पीएच जो है उसका स्तर कितना होता है? जो अप्रोक्सीमेट आंसर है आप लोगों का इसके अंदर में वो बताना है आपने, जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर है, ठीक है। तो भाई 7.35 जो है फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग। 7.35 जो है नियरली आप लोगों के 7.4 के, 7.35 से लेकर 7.4 के बीच में होता है आप लोगों का मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मान लो 7.35 से लेकर 7.45 या 7.4 के बीच में है अगर आपका, तो आपका जो पीएच है, ठीक है, ब्लड का, वो अम्लीय है या क्षारीय है? ये भी बता दीजिए आप लोग। ये एसिडिक है या बेसिक है? ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। अम्लीय है या बेसिक है? तो वो क्या है, थोड़ा सा ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। क्षारीय है, ठीक है, बेसिक नेचर का है आपका, बेस है वो हल्का सा, बेस या क्षार जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। आपको पता ही है ना कि जब 7 से ज्यादा ऊपर हो जाता है तो क्षार हो जाता है, 7 से नीचे रहा तो एसिडिक है, और 7 एग्जैक्ट रहा तो न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है? ये आप लोगों से क्वेश्चन आ जाएगा, चलिए जल्दी से सभी लोग लिखिए, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है? ठीक है, हिमेटोलॉजी, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, हिमेटोलॉजी, रुधिर विज्ञान इसको बोलते हो आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। हिमेटोलॉजी इज द साइंस ऑफ, इंग्लिश हिंदी में भी ऐसा ही आ सकता है, हो सकता है वहां हिंदी में भी हिमेटोलॉजी लिख दे हिंदी में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड से रिलेटेड है ये हिमेटोलॉजी, ओके। अगर पीएच आपका वो बढ़ जाए ना बहुत ज्यादा, अगर बढ़ जाए आपके बॉडी के अंदर में, ब्लड के अंदर में पीएच, तो फिर मौत भी हो सकती है, या बहुत ज्यादा कम हो जाए तो भी मौत हो सकती है। तो भाई उतना मेंटेन करके रखो, ठीक है, जितना भी है उतना मेंटेन करके रखो। द लिक्विड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड कॉल्ड ब्लैंक इज मेड अप ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन। मानव रक्त का वह तरल भाग, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसमें पानी, लवण और प्रोटीन होता है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 92% के करीब करीब जो है ना, नियरली उसमें पानी होता है, बाकी फिर लवण, प्रोटीन और वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। तो उसको क्या कहा जाता है आपका? ठीक है, लगभग 90 से 92% जो है आप लोगों का उसके अंदर में वाटर ही होता है। वो पार्ट, प्रोटीन, मिनरल, एंजाइम, हार्मोन्स, वो बाकी सारी चीजें होती है उसमें, उसको कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, क्या कहते हैं उसमें? प्लाज्मा कहते हैं उसको। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। अच्छा, प्लाज्मा में भी कितना परसेंट पानी होता है, परसेंट वाटर होता है? ये क्वेश्चन भी तो अपने आप बन सकता है। तो नियरली कितना होता है? ठीक है, 90 से 92% के बीच में होता है। तो वो 90-92 के परसेंट वाला जो बीच वाला जो आंसर होगा ना, वो लगा देना आप लोग, ठीक है। 92% रफली माना जाता है ऑन एन एवरेज की उसमें पानी होता है आप लोगों का ब्लड के अंदर में, ब्लड के प्लाज्मा में। 99% नहीं होता है भाई, ठीक है, क्योंकि 7 से 8% बाकी के प्रोटीन्स और वो मिनरल्स, हार्मोन्स, एंजाइम, सॉल्ट, ये सारी चीजें भी तो होती है उसमें। तो 92% के करीब करीब जो है पानी उसके अंदर में होता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला आपका बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे यहां पर मैं फ्रेंड्स अकबरनामा के, ठीक है, अकबरनामा के ब्लैंक खंड को आईने अकबरी कहा जाता है। ये एनसीईआरटी 7th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, एनसीईआरटी, ठीक है, 7th स्टैंडर्ड के अंदर में दिया हुआ है। ये अकबरनामा के आईने अकबरी को क्या कहा जाता है, ठीक है।
तो देखिए अकबरनामा जो है फ्रेंड्स वो 3 भागों में विभाजित है। अकबरनामा, अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है। 3। पहला जो भाग है वो अकबर के पूर्वजों के बारे में बात करता है, पूर्वज, ठीक है, अकबर के जो एंसेस्टर्स है उनके बारे में बात करता है। दूसरा वाला जो भाग है वो बात करता है अकबर के समय की घटना के बारे में, उस समय जो इवेंट्स हुए होंगे, अकबर के समय के जो इवेंट्स या घटनाएं कोई घटी हो, कहीं पे भी कोई सामान्य घटनाएं हुई हो, उसका उल्लेख अबुल फजल ने किया है आईने अकबरी में, ठीक है। और जो तीसरा वाला भाग है ये बड़ा स्पेशल है, जो थर्ड वाला भाग है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब ये जो थर्ड वाला भाग है इसका नाम ही रख दिया गया है स्पेशल, आइन ए अकबरी, मतलब इसका नाम ही रखा है आईने अकबरी स्पेशल। इसके आइन का मतलब ही होता है फ्रेंड्स कानून, अकबर के समय का कानून। तो अकबर के समय में प्रशासन से रिलेटेड घटनाएं, उसका जो सांख्यिकी डेटा होता था, डेटा जिसको आप लोग बोल सकते हो कि फसल कितनी हुई, ठीक है, क्रॉप्स कितनी होगी, मतलब फसल कितनी हुई है, वेज कितना मिलता था लोगों को, ठीक है, मतलब पैसे कितने मिलते थे, मजदूरी कितनी मिलती थी, मजदूरी बोल सकते हो कि अलग अलग इसके लिए मजदूरी कितनी मिलती थी, ठीक है, कल्चर कैसा था, ट्रेडिशन कैसा था, ये सारी की सारी चीजें आपको आईने अकबरी के अंदर में मिलेंगी। तो आईने अकबरी कौन सा वाला भाग है, ठीक है, ओके, जल्दी से ये बता दीजिए आप सभी लोग। लस्सी का क्या करता है सर? लस्सी का देखिए यहाँ पर में लस्सी का जो होता है ना, हमारे बॉडी के अंदर में जो तरल पदार्थ होते हैं उनको संतुलित करने में, ठीक है, संक्रमण से लड़ने के अंदर में मदद करता है। तो लस्सी का जो है आप लोगों का, ठीक है, जो भी आपके बॉडी के अंदर में जो लिक्विड है उसको संतुलित करने के अंदर में मदद करता है, पोषक तत्व जो होते हैं लिक्विड के अंदर में उसको अवशोषित करने के अंदर में मदद करता है। यहाँ पर मैं देखिए आप सभी लोग फ्रेंड्स, ये थर्ड नंबर का भाग है, ये आप लोगों ने देख लिया। आईने अकबरी या अकबरनामा के लेखक कौन है, अभी अभी बातों बातों में आपको बताया मैंने, तो वो उस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग करोगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो अबुल फजल ने किया था, तुम्हारे चचा का लड़का अबुल फजल, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब मैं ना फ्रेंड्स आप लोगों को थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट वाले बुक्स के नाम बताना चाहता हूँ। कितने लोग रेडी है, जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे। और आप लोग तभी हाथ ऊपर करना जब आप लोग मुझे ये गारंटी दो कि सर हम कल इसको याद करके आएंगे, सारे के सारे जितने भी मैक्सिमम लोग। डे ऑफ डिलीवरेंस जो है फ्रेंड्स, और आपको आज पिंड कमेंट में प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। क्यों मनाया गया था फ्रेंड्स, ये भी आप लोग समझ लीजिए। हुआ क्या था, ठीक है, एक घटना हुई 1937 के अंदर में, 1937 के अंदर में चुनाव हुए थे, ठीक है, 1937 में चुनाव हुए, जिसमें से 8 राज्य जो थे वहां पर में कांग्रेस की सरकार बनी। किसकी? कांग्रेस की। 8 प्रांत में, प्रांत भी बोलते हैं, राज्य या प्रांत बोलो आप लोग, कांग्रेस की जो है यहां पर में सरकार बनी। अब ये कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, 1939 में इस्तीफा दे दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन कर दिया था कांग्रेस की सरकारों ने? 2 साल या फिर 28 महीने राज किया था उन्होंने, टू बी स्पेसिफिक, ठीक है, 28 मंथ राज किया, उसके बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया। कारण क्या था? कोई बता सकता है? एक भी बच्चा मेरे को कारण बता दे, मान जाएंगे। कारण क्या था? कारण था फ्रेंड्स वर्ल्ड वॉर 2 में भारत को शामिल कर देना। जो लॉर्ड लिनलिथ गो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने घोषणा कर दी कि भारत वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लेगा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारा कोई लेना देना नहीं था, फिर भी हम जो है वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे, भारत हिस्सा लेगा। तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वालों ने बोला यार हमसे पूछा नहीं, ठीक है, हमारा क्या लेना देना था, फिर भी युद्ध में झोंक दिया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया विरोध में। तो उसी चीज को कि जब भाई कांग्रेस की मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी उसने क्या किया, इसको डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। कब? 22 दिसंबर को, उसी दिन उसको सेलिब्रेट करने के लिए। भाई मतलब ये भी बेगानी शादी में डबल अब्दुल्ला दीवाने हो गए लोग। तो इन्होंने इस्तीफा दिया, क्यों दिया, ये इन लोगों ने मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है। तो मुक्ति दिवस मनाया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। तो मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर 1939। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं और लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर एफ, आपके लिए थोड़ा सा टफ करने के लिए। अब बताओ यहाँ पर में क्या हुआ था इस दिन? जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग। देखिए फ्रेंड्स 16 अगस्त 1946 को जो है ना डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिस दिन दंगे फसाद हुए थे 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा, जिस
में बोला गया था कि भाई अब पाकिस्तान चाहिए